नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, हवा, पानी, ये स्क्रीन, यहाँ तक कि हम खुद, आखिर ये सब बना किस चीज से है? भाई इसका जवाब जितना आसान है ना, उतना ही मजेदार भी। तो चलिए इसी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। जरा एक नजर अपने आसपास दौड़ाइए। वो कुर्सी जिस पर बैठे हैं, जो मेज सामने है, यहाँ तक कि जिस हवा में सांस ले रहे हैं, ये सब कुछ। ये सारी चीजें असल में परमाणुओं और अणुओं से बनी हैं। ये वो छोटे अदृश्य बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे हमारा पूरा यूनिवर्स, हमारी पूरी कायनात बनी है। तो चलिए इनकी दुनिया में गहराई से उतरते हैं। देखिए, इससे पहले कि एटम यानी परमाणु विज्ञान का हिस्सा बनते, ये एक फिलॉसफी का आइडिया थे। और कमाल की बात यह है कि ये विचार दुनिया के अलग अलग कोनों में लगभग एक ही समय पर सामने आया। ये बात बहुत दिलचस्प है कि ये विचार दुनिया में दो अलग अलग जगहों पर लगभग एक साथ आया। भारत में ऋषि कणाद ने कहा कि हर पदार्थ परमाणु नाम के बहुत ही छोटे कणों से बना है जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। और उधर ग्रीस में डेमोक्रिटस ने भी यही बात कही और इन कणों को एटमॉस का नाम दिया, जिसका मतलब था जिसे काटा ना जा सके। तब तो ये सिर्फ सोच थी, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक क्रांति की नींव रख दी थी। और फिर सदियों के बाद आए जॉन डाल्टन। उन्होंने इन दार्शनिक विचारों को उठाया और उन्हें पहले साइंटिफिक सिद्धांत में बदल दिया। डाल्टन की थियरी ने तो जैसे सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कुछ आसान लेकिन बहुत पावरफुल नियम दिए। पहला, कि हर चीज परमाणुओं से बनी है। दूसरा, ये परमाणु कभी खत्म नहीं होते, ना इन्हें बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं। तीसरा, एक ही एलिमेंट के सारे परमाणु, जैसे मान लीजिए सोना, तो सोने के सारे परमाणु एक जैसे होंगे, लेकिन सोने और चांदी के परमाणु अलग अलग होंगे। और सबसे जरूरी बात, केमिकल रिएक्शन और कुछ नहीं, बस इन्हीं परमाणुओं की अदला बदली है, एक तरह का रीअरेंजमेंट। डाल्टन की थ्योरी ने एक बहुत ही जरूरी नियम को समझाया, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी पदार्थ ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है, वो बस अपना रूप बदलता है। अगर परमाणु सिर्फ अपनी जगह बदल रहे हैं तो ये बात एकदम सही बैठती है कि टोटल मास हमेशा उतना ही रहेगा। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? मान लीजिए हमने 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया और उसमें 6.0 ग्राम एसिटिक एसिड मिला दिया, तो हमारे पास कुल 11.3 ग्राम सामान हो गया। अब रिएक्शन के बाद जो नई चीजें बनी, सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, अगर हम उन सब का वजन करें तो वो भी ठीक 11.3 ग्राम ही निकलता है। मतलब कुछ भी गायब नहीं हुआ। कमाल है ना? ये बात डाल्टन के सिद्धांत को एकदम पक्का कर देती है। तो अब हम ये तो जानते हैं कि परमाणु होते हैं और वे कुछ नियमों से चलते हैं, पर सवाल ये है कि ये आखिर हैं क्या और हम इनके बारे में बात कैसे करते हैं? जरा सोचिए। इसका जवाब सच कहूं तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि वे अविश्वसनीय रूप से छोटे होते हैं। इतने छोटे कि उन्हें नैनोमीटर में नापा जाता है। उन्हें देखने के लिए हमें बहुत ही स्पेशल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। बस उनका यही छोटा साइज उन्हें हमारी नजरों से दूर रखता है। अच्छा, अब परमाणु हमेशा न्यूट्रल यानी तटस्थ नहीं होते। कभी कभी उन पर चार्ज आ जाता है, और जब ऐसा होता है तो हम उन्हें आयन कहते हैं। ये तब होता है जब कोई परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन खो देता है या कहीं से हासिल कर लेता है। इसे ऐसे समझिए, एक नॉर्मल न्यूट्रल परमाणु में पॉजिटिव प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो कोई चार्ज नहीं होता। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन खो दे तो उसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं और वो एक पॉजिटिव आयन बन जाता है, जिसे कैटायन कहते हैं। और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर ले तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं और वो एक नेगेटिव आयन बन जाता है, जिसे एनायन कहते हैं। यही चार्ज असल में परमाणुओं को एक दूसरे से जुड़ने में मदद करता है। और यही जुड़ाव ही तो सब कुछ है। परमाणु आयन बनकर या दूसरे तरीकों से आपस में जुड़कर वो सारे कंपाउंड बनाते हैं जिन्हें हम अपने चारों तरफ देखते हैं। हम इन कॉम्बिनेशंस को दिखाने के लिए केमिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ये किसी मॉलिक्यूल के लिए एक रेसिपी की तरह है, जो हमें बताता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं और हर एक के कितने परमाणु हैं। तो इन फॉर्मूलों को लिखने का एक बड़ा आसान तरीका है, जिसे क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। चलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख कर देखते हैं। सबसे पहले हम एल्यूमिनियम यानी Al और क्लोरीन यानी Cl के सिंबल लिख लेते हैं। अब हर एलिमेंट की एक चार्ज वाली पावर होती है। एल्यूमिनियम की है +3 और क्लोरीन की है -1। अब बस इन नंबर्स को प्लस माइनस भूल जाइए, क्रिस क्रॉस कर देना है। मतलब Al का 3 चला जाएगा Cl के पास और Cl का 1 आ जाएगा Al के पास।
हम 1 लिखते नहीं हैं, तो बस ये बन गया AlCl3। देखा कितना आसान था। ठीक है, तो परमाणु बहुत छोटे हैं और वे आपस में जुड़ते हैं, लेकिन केमिस्ट उन्हें गिनते कैसे हैं, खासकर तब जब वो उन्हें देख भी नहीं सकते। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। वो मोल नाम की एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। इसे आप केमिस्ट्स का दर्जन समझ सकते हैं। जैसे हमें पता है कि एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं, वैसे ही केमिस्ट जानते हैं कि एक मोल में कणों की एक फिक्स्ड बहुत बड़ी संख्या होती है। और वो जादुई संख्या है एवोगैड्रो की संख्या। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। 6.022 के बाद 23 जीरो। सोचिए, किसी भी चीज का सिर्फ एक मोल, चाहे वो कार्बन के परमाणु हो या पानी के मॉलिक्यूल, उसमें हमेशा इतने ही कण होते हैं। ये संख्या एक पुल की तरह है जो परमाणुओं की इस अनदेखी दुनिया को हमारे उस दुनिया से जोड़ती है जिसमें हम चीजों को तौल और माप सकते हैं। और इसे गिनने का एक सीधा सा फॉर्मूला है। मोल की संख्या निकालने के लिए दिए गए वजन को उस चीज के मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 ग्राम होता है, तो अगर हमारे पास 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो हम 22 को 44 से डिवाइड करेंगे और हमें मिलेगा 0.5 मोल। ये केमिस्ट्री की सबसे बेसिक कैलकुलेशंस में से एक है। तो इन सब बातों का सबसे बड़ा मतलब क्या है? जैसा कि डॉल्टन ने कहा, केमिकल रिएक्शन तो बस परमाणुओं का रीअरेंजमेंट है, वो खत्म नहीं होते, बस नए पार्टनर ढूंढ लेते हैं। अगर ये सच है और हमारे पास काम करने के लिए वही पुराने एलिमेंट्स हैं, तो ये एक सवाल छोड़ जाता है। उन्हीं पुराने बिल्डिंग ब्लॉक्स को अलग अलग तरीकों से जोड़कर हम और कौन से कमाल के नए मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी बना सकते हैं? सच कहूं तो इसकी संभावनाएं अनंत हैं।